हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस लॉयर इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू के ऊपर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार एपीओ मेंस एग्जाम की डेट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑलरेडी डिक्लेयर की जा चुकी है एंड दैट एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ द नवंबर। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर वो एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी प्री क्वालिफाई कर चुके हैं वो एक तयशुदा रणनीति के तहत अपने मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अगर हम बिहार एपीओ के सिलेबस को देखते हैं तो वहां आपको ये पता चलता है कि कहने को तो लॉ के 4 पेपर हैं, लेकिन वो 4 नहीं बल्कि टोटल 9 पेपर हैं, क्योंकि उनमें से जो एक पार्ट आपका चौथे पार्ट जिसको कि हम पेपर नंबर 4 के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत आपको 6 माइनर एक्ट को पढ़ने का मौका भी मिलता है। देखा जाए तो वो माइनर एक्ट इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है और अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो वो इतने ज़्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है पहली बार इस माइनर एक्ट का कॉन्सेप्ट बिहार एपीओ के अंदर लागू होने के लिए जा रहा है और उसके अंदर भी आपको हर एक चीज़ को तो नहीं, लेकिन हाँ जो महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको तो आपको बहुत ही ध्यान और बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टारगेट फॉर आईक्यू पे ऑलरेडी बिहार एपीओ मेंस के रिगार्डिंग माइनर बैच की शुरुआत ऑलरेडी की जा चुकी है। एक बैच ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही जल्द ऐसा हो सकता है कि हम दूसरे एक बैच को भी लेकर बहुत जल्द आपके सामने आए, जिसके अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस होगा आपकी माइनर एक्ट की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। और ये सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन टारगेट फॉर आईक्यू के ऊपर ही चला करती हैं, जिसको इजीली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर हम इस एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस आपकी कंडक्ट होती हैं और जो अगर किसी वजह से आपसे मिस हो जाती हैं तो आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर कंटेंट और सारे के सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाती है जो सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपकी टेस्ट सीरीज या जो भी आपकी कॉपी आती है हमारे पास, उनका प्रॉपर असेसमेंट होता है और ऑन कॉल आपको कन्वे किया जाता है कि किन किन चीज़ों के ऊपर आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अननेसेसरी उसके अंदर इंसर्ट कर दी है। इसके अलावा अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो जो भी रेस्पेक्टिव मेंटर्स होते हैं आप उनके पास एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर कॉल करके आप अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर आज आपकी और मेरी मुलाकात हो क्यों रही है। वैसे काफी समय के बाद आपके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला है, तो आज की ये जो क्लास है या जो वीडियो सीरीज है इसके अंदर जो चर्चा की जाएगी वो की जाएगी आर्म्स एक्ट 1959 को लेकर ध्यान में रखते हुए। अगर हम इस आर्म्स एक्ट की बात करते हैं तो बेसिकली इसको शुद्ध हिंदी के अंतर्गत आयुध अधिनियम 1959 के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि इस एक्ट का पूरा नाम क्या है, इसका सीक्वेंस नंबर या इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है वो क्या है। जैसा कि डिस्प्ले पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है वो 54 ऑफ 1959 है, यानी कि 1959 के अंतर्गत ये 54वें नंबर का कानून था जो कि राष्ट्रपति के द्वारा पास किया गया। अगर हम इसकी डेट ऑफ एसेंट की बात करते हैं तो वो है आपकी 23 ऑफ दिसंबर 1959, लेकिन ये एक्ट आपका इन्फोर्स हुआ 1 अक्टूबर सन 1962 को। अगर हम इसके प्रियम्बल या इसके ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसके अंदर आपको 2 शब्दों के ऊपर खास ध्यान देने की जरूरत है। पहला शब्द आपके सामने निकल कर आता है कंसोलिडेट और दूसरा शब्द आपके सामने निकल कर आता है अमेंड। अब सवाल यहां पर यह होता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ द कंसोलिडेट। तो आमतौर पे आर्म्स एक्ट ने इतनी पावर्स अपने आप को दे रखी है कि हम हर वो प्रावधान जो हमारे एक्ट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है उसको हम अपने अंदर समाहित कर सकते हैं या उसका लिंकअप हमारे साथ हो सकता है। और अगर हमें लगता है कि आने वाले वक्त में इस एक्ट को अमेंड करने की जरूरत है जिसका डायरेक्टली संबंध है आपके हथियार और गोला बारूद से, तो उसको भी अमेंड किया जा सकता है। इसके अलावा आमतौर पे इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर की संख्या है वो है 6 और अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर जो टोटल सेक्शंस की संख्या है वो है आपकी 46। अब इसके अंदर हमें जरूरी नहीं है कि सारे के सारे 46 सेक्शंस पढ़ने हैं, हमें गिनती के मात्र 22 सेक्शंस के ऊपर अपने कमांड को बहुत ही अच्छे से होल्ड करके रखना है, क्योंकि यही 22 सेक्शंस हैं जो आमतौर पे
आपके लिए मेंस से एक क्वेश्चन को पैदा करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं, बेसिकली उसका जिक्र सेक्शन 19 के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं तो ये चैप्टर नंबर 4 है, जो बात करता है पावर्स एंड द प्रोसीजर के बारे में। अब यहाँ पे जो आपका सेक्शन 19 है और जो सेक्शन 20 है, ये दोनों के ही दोनों सेक्शंस आपके मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आपको उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। अगर आपने आर्म्स एक्ट पढ़ा है तो इतना तो पता होगा कि विदाउट लाइसेंस आप आर्म्स या किसी भी प्रकार के गोला बारूद को कैरी नहीं कर सकते हैं। इवन दो अगर आपके पास लाइसेंस है और अगर अथॉरिटीज को लग रहा है कि आप उसका मिसयूज कर सकते हैं या आप उसका गलत पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं या करने के लिए जा रहे हैं, तो उस आधार पे भी आपका लाइसेंस सीज किया जा सकता है या आपके हथियार को भी जब्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम सेक्शन 19 के सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग को देखते हैं तो यहाँ पे ये कहा गया है पावर टू डिमांड प्रोडक्शन ऑफ लाइसेंस। इसका मतलब क्या है कि आमतौर पे अगर एक व्यक्ति है जिसके पास कोई हथियार है, कोई गोला बारूद है या हर वो चीज जिसका जिक्र आपको इस आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत देखने को मिलता है, और अगर आपसे कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी अदर ऑफिसर्स जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये शक्ति दी गई है कि वो आपसे लाइसेंस की डिमांड कर सकता है, क्योंकि उसको ये पता है कि आपके पास हथियार है, तो जाहिर सी बात है अगर हथियार है तो उससे संबंधित जरूरी दस्तावेज भी आपके पास होंगे और लाइसेंस भी होगा। तो आप उस व्यक्ति को अपना लाइसेंस प्रोड्यूस करने से बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स एट एनी कॉस्ट on the demand of certain police officers or the other officers, you will have to show your license on the demand of the respective officers। अब जो दूसरा क्लॉज यहाँ पर कहता है वो ये कहता है कि मान लीजिए कि संबंधित अधिकारी या पुलिस अधिकारी ने आपसे आपका लाइसेंस मांगा और आपने लाइसेंस देने से उसको मना कर दिया, या बिना लाइसेंस के ही आप किसी हथियार या गोला बारूद को कैरी कर रहे हैं, तो आमतौर पे वो जो पुलिस ऑफिसर है बेसिकली उसके दिल में एक इच्छा होगी ये जानने की कि आपका नाम क्या है और आपका पता क्या है, और अगर उसके बावजूद भी उनको आपके ऊपर संदेह होता है तो यहाँ पे भी उनके पास राइट है कि वो आपके हथियार और गोला बारूद को वो सीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए चीजें क्या कही जा रही हैं। यहाँ पे ये है, हो सकता है कि आपके पास लाइसेंस हो लेकिन उस वक्त आप लाइसेंस कैरी ना कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपके पास लाइसेंस हो, आप लाइसेंस कैरी भी कर रहे हैं लेकिन आप ऑन डिमांड उसको दिखाने से मना कर रहे हैं, या आपके पास हो भी नहीं सकता है। तो अगर ऐसा कोई भी ग्राउंड उनको नजर आता है तो उस आधार पे सबसे पहले दे विल हैव टू अश्योर योर नेम एज वेल एज योर एड्रेस, और अगर उनको फिर भी लगता है कि नहीं इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस उस चीजों को सीज करना आवश्यक है तो आमतौर पर उसको सीज भी किया जा सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ना तो आपके पास लाइसेंस है और बिना लाइसेंस के आप आर्म्स या एम्यूनिशन को कैरी कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आपसे लाइसेंस मांगा गया तो आपके पास लाइसेंस हो या ना हो आप या तो दिखाने से मना कर रहे हैं या आप उसमें असफल हैं। फिर वो आपसे आपका नाम पता पूछते हैं और वो नाम पता भी या तो आप उनको नहीं बता रहे हैं, और अगर जो आप बता रहे हैं तो उनको ऐसा प्रिज्यूम हो रहा है कि वो आप गलत बता रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका इरादा वहां से भागने का हो। तो आमतौर पे ये कुछ ऐसे रीजनेबल ग्राउंड्स हैं जहां पर एक पुलिस ऑफिसर आपको बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि जब आप आर्म्स एक्ट की थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो आपको ये जरूर पता चलेगा कि इसके अंदर मोस्ट ऑफ दी जो सेक्शंस हैं वो सारे के सारे कॉग्निजेबल इन नेचर ऑफेंस के होते हैं। इसका मतलब ये है कि अब इसके अंतर्गत पुलिस ऑफिसर अगर आपको गिरफ्तार करना भी चाहती है तो उसके लिए उसको वारंट की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो सेक्शन 19 आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इसको तो कम से कम जरूर पढ़ के ही जाइएगा। उसके बाद अगर हम सेक्शन 20 की बात करते हैं तो आमतौर पे ये बात करता है कि एक सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है या एक संदिग्ध गतिविधि है या एक संदिग्ध वातावरण का माहौल जो है ऑलरेडी डेवलप चल रहा है, और हमें यह लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हथियारों को या तो अपने पास कैरी करके रखा हुआ है या हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि दैट पर्सन इज हैविंग अ लाइसेंस, और ऐसा भी हो सकता है कि दैट पर्सन डज नॉट possess एनी काइंड ऑफ लाइसेंस। अब बीइंग एज अ पुलिस ऑफिसर या बीइंग एज अ पब्लिक ऑफिसर या बीइंग एज अ मजिस्ट्रेट या बीइंग एज अ पब्लिक सर्वेंट, हमें यह लग रहा है कि भले ही इस व्यक्ति के पास इवन दो लाइसेंस है या नहीं है, भले ही ये व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह हथियारों को शिफ्ट कर रहा है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है ना कहीं वो हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो क्या है,
एक प्रकार का अनलॉफुल पर्पस है। या मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति रेलवे, एयरक्राफ्ट, किसी जलयान या किसी वाहन या व्हीकल के माध्यम से इन चीज़ों को ईजिली एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करता है, और अगर हमें फिर भी लगता है कि उसका ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो ऑब्जेक्ट है ना, दैट ऑब्जेक्ट वाज नॉट लॉफुल। ऐसा हो सकता है कि वो किसी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देना चाह रहा हो, ऐसा हो सकता है कि वो किसी अनलॉफुल असेंबली की मदद करने के लिए जा रहा हो, ऐसा हो सकता है कि वो कोई गलत काम करने के लिए जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई सही काम करने के लिए जा रहा है लेकिन तरीका उसका गलत है। तो आमतौर पे यहाँ पर भी जो संबंधित पुलिस अधिकारी होते हैं या जो मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके पास पावर होती है कि उस व्यक्ति को बिना वारंट के भी वो गिरफ्तार कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आने वाले वक्त में अगर उनको लगता है कि नहीं, इन चीज़ों का सीज किया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन चीज़ों को सीज भी किया जा सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 19 एंड 20 ऑफ द आर्म्स एक्ट 1959, जो आपके बिहार एपीओ मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियो के रूप में आपके साथ ऑलमोस्ट हर उस महत्वपूर्ण सेक्शंस का जिक्र किया जाएगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑलरेडी हमारे टारगेट फॉर आईक्यू के ऊपर बैचेस चल रहे हैं, और अगर उस बैच के अंदर आप अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके आप अपने आप को इनरोल करा सकते हैं, इससे पहले कि आपको ये अफसोस हो कि शायद अगर मैं पढ़ लिया होता या इतना इजी लेके माइनर एक्ट को नहीं चलता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर आईक्यू। थैंक यू।